प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे भस्मासुर के बारे में। आपको लग सकता है कि भाई इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना, मार्केट से क्या लेना देना, यानी मैं कोरिलेट करूँगा ताकि जो भी सब्जेक्ट मैटर आज का है वो आप अच्छी तरह से समझ सकें। साथ ही इंडसइंड बैंक से रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया था, तो इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव है एज ऑलवेज, तो लाइक और शेयर जरूर करें, ये सब करना फ्री है। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट से पहले कल का एक बहुत ही अच्छा क्वेरी है जिसको मैं पहले लेता हूँ। इनफैक्ट इस तरह के क्वेरीज बहुत आते हैं, ठीक है। देखिए, आपकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एनालिसिस से भरपूर होती है, यहाँ तक तो सब अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, मगर यूं ही नई वीडियो सामने आती है तो पसीना आ जाता है, क्योंकि पूरी लंबी चौड़ी फिल्म होती है, इसलिए छोड़ना पड़ता है। इस तरह के बहुत क्वेरीज आते हैं ना कि मतलब आपका है तो सब कुछ अच्छा है भाई, लेकिन जनरली लेंथ बहुत बड़ा होता है वीडियो का ना, 25 मिनट्स 20 मिनट्स जनरली। सही बात है ना, आजकल तो उतना टाइम होता नहीं लोगों का। देखिए, एजुकेशनल चैनल है, ठीक है ना, मतलब इतना सब कुछ बताने के लिए होता है तो जनरली थोड़ा बड़ा हो जाता है। टोटली अग्री। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि मतलब स्किप करके देखें, जो आपको लगता है काम का चीज़ है वो देखें, जो काम का चीज़ नहीं उसे स्किप कर लें। कल के वीडियो में जैसे ना, मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा था, क्रिकेट ना चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तो थोड़ा सा मैंने उस पर कमेंट किया था, ठीक है। तो बहुत लोगों को उस पर इंटरेस्ट है तो ठीक है भाई, सुन ले। जिसको इंटरेस्ट नहीं उसको स्किप कर ले, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मतलब देखिए, एजुकेशनल चैनल, आई होप यू अंडरस्टैंड ना, टिप्स वाला चैनल नहीं है कि आओ किसी स्टॉक का नाम बता दूं या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम बता दूं, इन्वेस्ट कर लो आप। देखिए, ये सब चक्करों में पड़ेंगे तब तो हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेंगे ना। तो ये हम मतलब ये चाहते हैं कि भाई आप लोग सीखें। सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट एनी हाउ जितना टाइम है उतना ही देख लेना। स्किप कर करके देख ले या फिर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर दे, स्पीड थोड़ा बढ़ा दें, 1.5 टाइम्स कर लें वीडियो का स्पीड, उससे भी आप थोड़ा जल्दी देख पाएंगे। बेसिस योर कंफर्ट आप डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मार्केट आज अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना सुबह से इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, तो एटलीस्ट लार्ज कैप और मिड कैप ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि छटपटा रहा है पॉजिटिव जोन में जाने के लिए। कई बार निगेटिव हो रहा है, फिर थोड़ा पॉजिटिव की तरफ होने जा रहा है, फिर से निगेटिव हो रहा है। सुबह से यही चल रहा है। एटलीस्ट जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तब तक, जब क्लोज होगा तो देखते हैं कहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब रिकॉर्ड कर रहा है तो मोस्टली फ्लैट के आसपास है, और स्मॉल कैप गिरा हुआ है नो डाउट, और माइक्रो कैप भी गिरा हुआ है। लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप में मतलब वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से ऊपर आए, बट ऊपर आ नहीं पा रहा है। देखते हैं क्लोज कहाँ पे होता है। और डिफरेंट सेक्टर्स को भी अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ भी काफ़ी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ डाउन एंड आउट है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका आज भी परफॉर्मेंस रिलेटिवली ठीक चल रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस ठीक है। तो जो 5 महीने का नेगेटिविटी था ना, सब कुछ डाउन एंड आउट, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। मतलब लास्ट वीक भी, लास्ट 3 डेज़ में तो ठीक ठाक था। तो थोड़ा मार्केट कोशिश कर रहा है एटलीस्ट ना, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अभी लग रहा है वो कि भाई बहुत हो चुका, थोड़ा बहुत तो अब ऊपर आया जाए। तो एग्जैक्टली कब होगा देखते हैं। मार्च तक का तो एनी हाउ हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है ना कि भाई मार्च तक का टाइम देते हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स देखते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। कल के वीडियो मैंने बताया था कि लार्ज कैप देखिए 15% के आसपास गिरा है ना, तो मान लीजिए 17-18% ऊपर भी आ जाता है तो रिकवर करेगा, ठीक है। कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए आपको कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है मान लीजिए 16, 17, 18%, तो वो सिर्फ रिकवरी होगा, ठीक है। और लगता है कि लास्ट के अंत तक शायद लार्ज कैप एटलीस्ट रिकवर कर लेगा। रिटर्न तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप मैंने कल भी बताया था, ध्यान में रखें, वहाँ टाइम लगेगा। मतलब ये साल तो लगता है पूरा ही जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी शायद अच्छा ना हो, क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है। एवरेज आउट करेगा मार्केट, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि भाई चलो लार्ज कैप यहाँ से 4-5% गिर जाता है तो झेल लूँगा, स्मॉल कैप मिड कैप 10% के आसपास गिर जाता है तो मैं झेल लूँगा, 1-2 साल तक रिटर्न नहीं आएगा तो मैं झेल लूँगा। स्टॉक मार्केट है ना, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा इस चीज़, तभी आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। दूसरे मार्केट्स देख लेते हैं क्या चल रहा है। हालात तो खराब है ना, मतलब यूएस मार्केट ने ही पूरा हालात ख़राब कर दिया था, बुरी तरह से गिरा था कल मार्केट्स। हाँ, क्यों गिरा था? ऑफ कोर्स वहाँ पे अब लग रहा है कहीं स्लो डाउन ना हो जाए, रिसेशन ना हो जाए, इसके बारे में अगेन हम आगे डिस्कस करेंगे। यूएस मार्केट के तो हालात बुरी तरह से ख़राब है। एशियन मार्केट्स का भी कोई ख़ास हालात है नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस, यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
हमारे लिए पॉजिटिव क्या है? तो हमारे लिए पॉजिटिव है उनका इंटरेस्ट रेट, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 10 ईयर उनका 4% से भी नीचे आएगा, जल्दी ही आएगा। ट्रम्प जो भी कर रहे हैं उसको देखकर बिल्कुल लगता है। तो देखिए ना, 4.2% से नीचे आ गया है, मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए भाई। जितना ज़्यादा नीचे जाओ उतना अच्छा है। हाँ, तो उसके बाद वहाँ से कुछ लोग भागेंगे, इन्वेस्टर्स भागेंगे कि भाई यहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक ना, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आएंगे तो कुछ पैसा हमारे यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद ऑयल अगेन 70 से नीचे ही चल रहा है, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। और उसका डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो वो भी गिर रहा है ना, तेज़ी से गिर रहा है, 103 के आसपास अब जाने वाला है। तो ये सब पॉजिटिव है हमारे लिए। भस्मासुर का पहले स्टोरी मैं सुना देता हूँ, उसके बाद इसको कवर करता हूँ। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा क्या होता है। देखिए, एक दैत्य था ना, राक्षस था, उसको आशीर्वाद प्राप्त था भाई, जिसके सर पे तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर सबके अपने दुश्मनों के सर पे हाथ रखता था, ख़त्म करता था। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उसने खुद के सर पे अपना हाथ रख लिया और वो खुद ही भस्म हो गया, ठीक है। तो ट्रम्प फिलहाल उसी रोल में है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि ना, मैक्सिको पे ये कर दूंगा, कनाडा पे वो कर दूंगा, यूरोपियन यूनियन पे ये कर दूंगा, चाइना पे ये कर दूंगा ना, मतलब। और ऑफ कोर्स सही बात है, पावर तो उनके पास बहुत है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो पावर तो है, पावरफुल हैं वो। तो ये सब बोल के सभी को हड़का रहे हैं कि इसको मतलब टैरिफ 20-30% लगाओगे तो आप एक तरह से बोल रहे हो कि बर्बाद कर दूंगा मैं। तो ये सबको बोल रहे हैं। लेकिन देखिए अब क्या है ना, कि जो वहाँ के यूएस के लोग हैं ना, मतलब जिस तरह का इकोनॉमी रिएक्ट कर रहा है, जो भी ये कर रहे हैं उस पर, तो लग रहा है कि भाई ये दूसरों को तो बर्बाद करेंगे, ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे देखना होगा, लेकिन ये लगता है कि अपना हाथ खुद के सर पर रख लेंगे ये, ठीक है। यूएस इकोनॉमी के हालात को देखकर ऐसा लग रहा है, यूएस स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये दूसरों को बर्बाद करने निकले हैं, खुद ही को बर्बाद ना कर लें, ठीक है ना। ये चल रहा है यूएस में, और इसीलिए यूएस का मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे देख सकते हैं ना, कि जब ट्रम्प आने वाले थे, मतलब अनाउंसमेंट हो गया कि प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, काफ़ी पहले अनाउंसमेंट हो जाता है यूएस में, तब से मार्केट, मतलब उससे पहले ही मार्केट अच्छा कर रहा था। लेकिन हाँ, उसके बाद एक और नया मोमेंटम आया यूएस मार्केट्स में, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। सबसे पहले जान लेते हैं भाई मार्केट में क्यों, मतलब और ज़्यादा मोमेंटम आया ट्रम्प के नाम से। तो देखिए सबसे पहले तो कि भाई यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा था पहले से ही, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छा था, इन्फ्लेशन ज़्यादा था जो कि लगातार घट रहा था। वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट कर चुका था, सभी कुछ पॉजिटिव मोमेंटम, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आ रहा था अच्छा आ रहा था कि वहाँ दिक्कत नहीं है, तो सभी कुछ पॉजिटिव था। उसके बाद जब ट्रम्प का बात हुआ, तो ट्रम्प का मतलब क्या हुआ, भाई ट्रम्प ने बोला था कि मैं इन्फ्लेशन को और तेज़ी से कम करूँगा, मार्केट खुश कि अरे बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट रेट कट और भी ज़्यादा होगा, और उससे भी बड़ी बात कि मैं टैक्स कट करूँगा। तो टैक्स कट अगर आप करते हो तो वो भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है। तो स्टॉक मार्केट बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, ट्रम्प ही हैं, ठीक है, ये यूएस को और ज़्यादा महान बनाएंगे। यूएस पहले ही से महान है जिस तरह के पैरामीटर्स हैं, लेकिन हाँ, मार्केट वाला शायद और ज़्यादा महान बना देंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या ना, कि ये जो कुछ भी उन्होंने बोला और ये जो कर रहे हैं फिलहाल, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यूएस के लिए। क्योंकि मार्केट्स ने जो ये टैरिफ, देखिए पहले से ही बोलते हैं और लास्ट टर्म में भी इन्होंने किया था, लेकिन मार्केट ने उसको सही से डिस्काउंट नहीं किया कि भाई टैरिफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मार्केट को ये झटका लग रहा है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी जो कि लग रहा था कि स्लो डाउन, रिसेशन की तो बात छोड़ दी है, स्लो डाउन भी नहीं आएगा, अब वहाँ पे डर होने लगा है कि स्लो डाउन तो लगता है आ ही जाएगा, कहीं रिसेशन ना आ जाए। इसीलिए वहाँ का स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन भी ज़्यादा है ना। जब वैल्यूएशन आपका ज़्यादा होता है, नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो आपका बुरी तरह से गिरेगा, ठीक है। इंडिया में वही हुआ कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके बाद जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगा, बुरी तरह से गिरा। सभी जगह होता है, यूएस भी तो हम डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा है, उसको मौका चाहिए, मौका मिलते ही गिर जाएगा, और ये मौका ट्रम्प के पॉलिसीज़ के कारण मिल रहा है। ट्रम्प यूएस में जो कुछ भी कर रहा है, ऑफकोर्स उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उसके पीछे लॉजिक भी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा लॉजिकल चीज़ें सही हो जाए। देखिए लॉजिक ये है ना, कि उन्होंने क्या बोला था कि भाई मैं इन्फ्लेशन कम कर दूंगा, तो इसके लिए वो एनर्जी प्राइसेस कम करने के लिए ना बोल रहे हैं कि भाई क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। ओपेक प्लस ने ऑलरेडी अनाउंस कर भी दिया है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसीलिए एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए। वहाँ पे तो उनका सही स्टेप है, गलत नहीं है। तो वो उनका यही कहना था कि भाई जब एनर्जी प्राइसेस कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, ये एक तरह का था। उसके बाद ड्रग का प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है यूएस में, तो उसी के कारण उन्होंने ना 3 कंट्रीज़ पे, मैक्सिको पे, कनाडा पे और चाइना पे,
उन्होंने टैरिफ लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, उसको बार बार वो रोक दे रहे हैं, लगा रहे हैं फिर से रोक दे रहे हैं कि भाई ठीक है नेक्स्ट मंथ देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। चाइना वाला वो नहीं रोक रहे हैं चाइना 10% पहले लगाया, फिर से 10% और लगाया, वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद कनाडा से ना एनर्जी इंपोर्ट बहुत होता है यूएस में, तो जब भी टैरिफ की बात कर रहा है तो एनर्जी इंपोर्ट्स पे बहुत कम लगा रहे हैं, बाकी सब पे 25% लगा रहे हैं, एनर्जी इंपोर्ट पे सिर्फ 10% लगा रहे हैं, ठीक है। तो सभी जगह कुछ ना कुछ वो दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यूरोप में देखिए ना, मतलब बोल रहे हैं कि मैं हेल्प नहीं करूँगा अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आएगा। वर्ल्ड वाइड सभी को बहुत हेल्प मिलता है ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ को यूएस का हेल्प मिलता है कि कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं देख लूँगा, जापान को हेल्प मिलता है, साउथ कोरिया को हेल्प मिलता है, फिलीपींस को हेल्प मिलता है, ताइवान को हेल्प मिलता है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ की यूएस का मतलब बोला हुआ है कि भाई मैं देख लूँगा कोई प्रॉब्लम आएगा तो। अब यहाँ पे ये बोला है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो इससे रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि देखिए यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी आप लोग सुन रहे होंगे ना कि डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करने जा रहा है, ठीक है। जापान ऑलरेडी खर्च कर रहा है कुछ सालों से, उसने ऑलरेडी काफ़ी बढ़ाया हुआ है, ठीक है। ताइवान और ज़्यादा खर्च करेगा, फिलीपींस और ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है। तो ये जो साउथ कोरिया और ज़्यादा खर्च करेगा, तो ये जो खर्च हो रहा है ना, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड का, वो है यूएस। उसके बाद जैसे रसिया भी एक्सपोर्ट करता है, चाइना भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये रसिया और चाइना से तो कुछ खरीदेंगे नहीं, तो इनका जो भी मोस्टली जो इंपोर्ट होगा वो यूएस से ही होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा जब इंपोर्ट यूएस से होगा तो ऑफ कोर्स यूएस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और यूएस इसी के लिए जाना जाता है, मतलब वर्ल्ड वार के समय भी यूएस ने ऐसे ही ना पैसा बनाया कि वर्ल्ड वार हो रहा है भाई सामान बेचो, आर्म्स बेचो, बहुत सारा उसने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचा, बहुत पैसा बनाया। अभी भी उसी तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जब डिमांड आएगा तो यूएस इकोनॉमी के लिए मतलब ट्रम्प का देखिए सब चीज़ लॉजिक है, लॉजिकली ये गलत नहीं है इस तरह का थॉट प्रोसेस। भाई तुम अपना देख लो, मतलब मेरे से सामान खरीदो और मैं फिर सामान दूंगा, फिर तुम अपना सेफ्टी करो, ठीक है ना, इस तरह का लॉजिक है। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया का भी देखिए आप ना, मतलब इंडिया को उन्होंने F-35 ऑफर किया है। ऑफ कोर्स इंडिया मोस्टली ना कर देगा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना, ट्रम्प हैं, मतलब भाई आपको F-35 दे दिया, उसके बाद कहीं किसी देश के साथ हमारा चल रहा है ट्रेड, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उनका कुछ प्रॉब्लम आ गया, बोलेंगे भाई उस कंट्री से तुम ट्रेड बंद कर लो, नहीं तो F-35 वापस कर दो। यू नेवर नो ना, ट्रम्प है। उसके बाद ट्रम्प का भी छोड़िए, 4 साल हो सकता है ये परेशान ना करे कि तुम F-35 यूज़ करो। उसका दूसरा जो सरकार आएगा, डेमोक्रेट्स अगर आ जाए, ठीक है, अब वो रसिया के साथ उनका टर्म्स खराब है, बोलेंगे इंडिया को तुम रसिया से टर्म्स पूरा ख़त्म कर लो, नहीं ख़त्म करोगे F-35 के लिए जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है फ्यूचर में नहीं दूंगा सैंक्शनड, F-35 पूरा हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो मोस्टली मतलब देखिए वो तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह का थॉट प्रोसेस है, इस तरह का जो भी रिस्क है ऑफकोर्स उनको ही पता है, अगर कुछ सेफ गार्ड्स कर पाते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं लगता है कि वो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सब चल रहा है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, लेकिन हाँ अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर कोई लॉजिकल है इसका ये मतलब नहीं है कि सही हो, ठीक है ना, इसीलिए यूएस में प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर ट्रम्प मोस्टली लगता है कि 2-3, इसीलिए मैंने मार्च तक आपको हमेशा बताया है ना कि देखिए कुछ महीनों में ट्रम्प को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड भी वहाँ का मान के चल रहा है कि भाई प्रॉब्लम आएगा तो इन्फ्लेशन और नीचे आएगा, तो रेट कट ज़्यादा होगा, इसीलिए वहाँ पे बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ गया यूएस में, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लोग बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड में सेफ्टी होता है ना, बॉन्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं तो बॉन्ड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, जब बॉन्ड का प्राइसेस ऊपर जाएगा डिमांड बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड नीचे, दैट इज इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इसीलिए उसका 10 ईयर का G-Sec आप देख रहे हैं ना नीचे आ रहा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई 4% से नीचे भी आ जाएगा आने वाले समय में, जल्दी ही उम्मीद है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें। अगेन देखिए उसके कारण इंडिया में जब भी अगर थोड़ा बहुत मार्केट गिरे ना, वो नी जर्क रिएक्शन है, इसको इस तरह से देखें। इंडिया में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुका है, यहाँ से बिल्कुल और गिरावट आ सकता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल नहीं आएगा, ठीक है ना। मार्केट इसी तरह से थोड़ा सा अप डाउन करता रहेगा, कुछ पीरियड टाइम करेक्शन, ठीक है, प्राइस करेक्शन ज़्यादातर हो चुका है, थोड़ा बहुत और ड्यू है जो कि होगा, लेकिन मोस्टली यहाँ से वो पेनफुल जो होता है ना टाइम करेक्शन, मतलब कुछ महीनों तक कुछ होगा ही नहीं, अप डाउन इसी तरह से लगता है कि मार्केट में रहेगा। लेकिन हाँ यूएस में प्रॉब्लम आने से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा नहीं लगता है कि इंडियन मार्केट्स में आएगा। पहले भी यूएस मार्केट गिरा, कल भी गिरा, लेकिन इंडियन मार्केट देखो उस तरह से कोई अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और रिएक्ट करेगा भी तो नी जर्क रिएक्शन, 1-2 दिन रिएक्ट करेगा, उसके बाद इसका अपना चाल है उस तरह से चलेगा। इसको इस तरह से देखिए, यूएस में प्रॉब्लम से
इंडियन स्टॉक मार्केट को इनफैक्ट मतलब आने वाले समय में थोड़ा पॉजिटिवली होगा इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। वहाँ जब प्रॉब्लम आएगा तो पैसा वहाँ से थोड़ा बाहर निकलेगा, वो पैसा ऑफ कोर्स इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आएगा। इंडिया भी अब ना इकोनॉमी हमारा भी धीरे धीरे पहले के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा पैसा आएगा। वैल्यूएशंस भी पहले के मुकाबले थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ है। इसको इस तरह से देखें, अगेन कुछ समय का हेडेक है, ठीक है। मान कर चलिए ना कोविड के बाद जिसने उस समय इन्वेस्ट किया आपने बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट अभी गिरने के बाद भी आपका अच्छा खासा रिटर्न होगा। और जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है उसको तो ये मानकर चलना पड़ेगा ना भाई, अब किसी ने कोविड के समय बुरी तरह से जब गिरा हुआ था उतना ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट किया, उसने अगर रिटर्न जनरेट किया है तो उसका तो बनता है रिटर्न ना। अब आपने इन्वेस्ट किया जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, ठीक है, उस समय आपको लगा कि कोई रिस्क नहीं है, जबकि रिस्क सबसे ज़्यादा इसी समय था। एनी हाउ, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपका भी रिटर्न बन जाएगा, बस यही है कि टिके रहना पड़ेगा। और जल्दबाजी में हमेशा बोला है ना कि बड़ा बड़ा पैसा जल्दबाजी में अभी भी इन्वेस्ट ना करें, छोटा छोटा पैसा, बिल्कुल सही बात है, मार्केट गिरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पैसा और लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस कि भाई 1-2 साल अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक बात है, मैं एक्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब ना 2-3 साल के बाद जब रिटर्न आएगा उसके, या फिर उसके थोड़ा दिन के बाद जब रिटर्न आएगा, एवरेज आउट करके ठीक ठाक हो जाएगा। और स्प्रेड आउट करके रखूँगा, सिर्फ इक्विटी में नहीं भाई, सभी जगह रखूँगा, दूसरे एसेट क्लासेस भी है वहाँ भी थोड़ा पैसा रखूँगा, ताकि इक्विटी में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरा काम चल जाए, ठीक है। पूरा पैसा मैं मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं डालूंगा, स्प्रेड आउट करके रखूँगा। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखूँगा और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा अल्फा जनरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। इसके बाद इंडसइंड बैंक से रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया था कि वहाँ क्या चल रहा है ना, 20% 23% के आसपास गिर गया, और प्लस उससे बड़ी बात यह है कि भाई ये सब कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये सब पता चलना संभव नहीं है, ठीक है। अगर कोई वहाँ इंटरनल आदमी है उसको पता चल जाए वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाहर के लोगों को ये पता चलना बहुत मुश्किल है इस तरह का इवेंट, ठीक है ना। हाँ, ये सिर्फ है कि भाई उसको अगर आप मार्केट का आपको आइडिया, जनरली हम इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा ट्रैक करते हैं कि भाई इस कंपनी में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो उसको पढ़ते हैं, उसका मतलब अगर फ्यूचर में उसके कारण कुछ असर पड़ सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमेशा आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी, ठीक है। सिर्फ आप अकेले नहीं है जिसको ये पता नहीं चला, हाँ, ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट ऑल आप बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, जिसके कारण वो गिरा, ठीक है। ऑफ कोर्स गिरने के बाद न्यूज़ में आया, सबको पता चला, वो तो सबको पता चल गया। पहले से आप बोलेंगे मुझे पहले पता चल जाए, गिरने से पहले ही पता चल जाए, मैं नहीं, उस तरह के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए स्प्रेड आउट करके बोला जाता है ना कि भाई थोड़ा पैसा स्प्रेड आउट करके रखो, एक जगह नहीं रखो, क्योंकि यू नेवर नो, कितने भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता ना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखिए, डाइवर्सिफाई करके रखिए कि भाई 1-2 में प्रॉब्लम भी आया तो पोर्टफोलियो मेरा बचा रहेगा, बड़ा हिट नहीं होगा। इंडसइंड में तो देखिए एक तो उनका सीईओ का ना, जनरली आरबीआई के पास जब भी आप दोगे कि भाई टेनर बढ़ाया जाए तो जनरली 3 ईयर्स के लिए बढ़ाया जाता है, सीईओ या एमडी सबका। यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर के लिए ही आरबीआई ने बढ़ाया है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसके अलावा उनका जो इंटरनल प्रोसेस रिव्यू होता है ना, उसमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्या है, तो उनका जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है वहाँ पे कुछ गड़बड़ पाया गया है। उसके अलावा जो हेज करते हैं ना फॉरेक्स डिपॉजिट्स और बोरविंग्स, फॉरेन बोरविंग्स, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम पाया गया कि मतलब कुछ गड़बड़ है भाई, जिस तरह का अमाउंट दिखाया गया है उस तरह का अमाउंट नहीं है, अमाउंट काफ़ी कम है। तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ऑफकोर्स उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी कंपनी को। तो बोला जा रहा है कि जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है वो 2.35% ऑफ इट्स नेटवर्थ होगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। मतलब 15,800 करोड़ के आसपास का हिट लगेगा उनका जो पोस्ट टैक्स का इनकम है ना, उस पर 15,800 करोड़, जो कि बड़ा अमाउंट है। इसीलिए स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है निगेटिवली। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये सब पता नहीं चलेगा पहले आपको से ना, आपको सिर्फ डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।